हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स प्रोडिजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसका ग्राफ आप कैसे बनाते हैं, और अगर आपके पास एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का जिसमें दो लाइंस आपको दे रखी हैं, तो क्या केसेस हैं कि वो उनके सॉल्यूशन किस तरह से एग्जिस्ट करेंगे, वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये सारे केसेस हमने डिस्कस किए थे। और यहाँ पर हम सॉल्यूशन निकालने के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द सॉल्यूशन ऑफ a system of linear equation is the order pair x1 comma y1 which satisfy both the given equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, right? ये आपके पास सिस्टम है लाइंस का। यहाँ पे आपको दो लाइंस गिवन है। एक लाइन है आपके पास a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 where a1 c1 b1 c1 are some constant and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, right? तो अब यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे? सपोज करो अगर ये लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये वाला केस आपके पास यूनिक सॉल्यूशन का है। और अगर ये लाइन्स ओवरलैपिंग लाइन्स हैं, कॉन्साइडिंग लाइंस हैं, तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब बात आती है कि सॉल्यूशन से मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन से मतलब होता है कि x1, y1 का वो ऑर्डर पेयर जो लाइन L1 को भी सेटिस्फाई करे और लाइन L2 को भी सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर x1, y1 ये जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये अगर आप लाइन में पुट करेंगे तो आपको LHS और RHS दोनों इक्वल मिलेंगे, राइट? अब जैसे आप देख रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन में यहाँ पर इनके पास केवल एक सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन के कोऑर्डिनेट जो भी होंगे, सपोज करो अगर हम इसे वेरिएबल फॉर्म में ना लेके एक कांस्टेंट नंबर लेके इसे अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट है 2,3 जहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 3। तो जब आप ये कोऑर्डिनेट इस लाइन में रखेंगे तो LHS और RHS सेम आएंगे। सिमिलरली जब आप इसे L2 लाइन में रखेंगे तो भी LHS और RHS आपके सेम आएंगे, क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइन्स पर लाई कर रहा है, L1 और L2। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये दोनों लाइन्स को ही सेटिस्फाई करेगा। ओके, आई होप सॉल्यूशन से आप इसका मतलब समझ रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि जो सेकंड केस है जहाँ पर लाइन कॉन्साइडिंग है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स कॉमन है लाइंस में, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अब जब हम पैरेलल लाइंस की बात करें तो क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है और ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी सिंगल पॉइंट इन दोनों लाइंस में कॉमन नहीं होता है और यहाँ पर इनके पास नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है? तो आपके पास जो कंडीशन थी कि अगर आपको लाइंस की इक्वेशन दे रखी है तो उसे देख के आप पता कैसे लगाएंगे कि ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कॉन्साइडिंग लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं। तो ये डिपेंड करता है इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स के रेशो पर। इनका रेशो क्या है और इन रेशो के बीच में रिलेशन क्या है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि फर्स्ट केस के लिए, व्हेन द रिलेशन between their coefficient is as a1 by a2 is not equal to b1 by b2, मीन्स आपने रेशो निकाला a1 by a2 का और b1 by b2 का। अगर ये रेशो आपस में इक्वल नहीं है, a1 by a2 का मतलब है x के कोफिशिएंट्स का रेशो और b1 by b2 का मतलब है y के कोफिशिएंट्स का रेशो। अगर आप इस रेशो को निकालते हैं और जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट वैल्यू है। तो ऐसे केस में जो लाइंस होती हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इस केस में आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं और यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होता है और आप कहेंगे कि आपके पास जो सिस्टम है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कि ये कंसिस्टेंट है विद यूनिक सॉल्यूशन, राइट? सेकेंड केस है व्हेन द लाइंस आर कॉन्साइडिंग। कॉन्साइडिंग का मतलब है कि जो लाइंस है ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं। सपोज करो ये आपके पास L1 लाइन है और जो दूसरी लाइन है वो इसके ऊपर ही चढ़ी हुई है, जैसे L, और ये जैसे सपोज करो ये L2 लाइन है, तो इनमें सारे पॉइंट्स कॉमन होते हैं। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में सेम लाइंस ही होती हैं। तो क्योंकि इनमें सारे पॉइंट्स कॉमन होते हैं तो यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है।
और आप लाइन के इक्वेशन देख के कैसे पता लगाएंगे कि ये कोइंसाइडिंग लाइन्स हैं? यहाँ पे आपके पास ये रिलेशन है, कोफिशिएंट्स ऑफ ratio of coefficient of x, that is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये सारे जो रेशो होते हैं, x के कोफिशिएंट के रेशो, y के कोफिशिएंट्स के रेशो, कांस्टेंट टर्म के रेशो, ये रेशो हमेशा ही इक्वल होते हैं। तो इसे देख के, रेशो को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि लाइंस ओवरलैपिंग लाइंस हैं। As all the points are common between them, so they have infinite solution। क्योंकि इनमें सारे पॉइंट्स कॉमन होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सपोज करो मेरे पास एक लाइन है 2x - 3y + 5 = 0, राइट। अब मैं एक दूसरी लाइन लिखती हूँ 4x - 6y + 10 = 0। अब अगर आप यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट का रेशो क्या आ रहा है, दिस इज 2/4। 2/4 होने का मतलब क्या है कि जब आप रेशो निकालोगे देन इन द लोएस्ट फॉर्म इट विल बी 1/2। अगर आप y का कोफिशिएंट का रेशो निकालेंगे दैट इज -3/- 6, देन अगेन द रेशो इज 1/2। और जब आप कांस्टेंट टर्म का रेशो निकालेंगे 5/10, देन अगेन द रेशो इज 1/2। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे ये रिलेशन फुलफिल होता हुआ देखा, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। सारे रेशो आपस में इक्वल आ रहे थे। तो इसका मतलब ये लाइंस कैसे हैं, ये कोइंसाइडिंग लाइंस हैं। ओके, when the relation between their coefficient is as, और अगर रिलेशन इस तरह से है a1 by a2 is equal to b1 by b2, मतलब x के कोफिशिएंट का रेशो और y के कोफिशिएंट्स का रेशो सेम है बट एक कांस्टेंट टर्म के रेशो के इक्वल नहीं है, तो लाइंस पैरेलल होती हैं। और पैरेलल होने का मतलब देयर इज नो एनी कॉमन पॉइंट एंड इट मीन्स इट डजंट हैव एनी सॉल्यूशन। ओके, तो इसका भी मैं एक सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सपोज करो आई हैव द लाइन 2x - 3y + 5 = 0 एंड अदर लाइन इज 4x - 6y and +15 = 0। तो आप ये देखिए, यहाँ पर आपके पास x के कोफिशिएंट का रेशो क्या बन रहा है, ये 1/2 है। अगर आप y के कोफिशिएंट का रेशो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 1/2 है। बट अगर आप कांस्टेंट टर्म का रेशो आप निकालेंगे 5/15, तो आप क्या देख रहे हैं, ये रेशो 1/3 है। तो आपने देखा कि ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये 1/3 के इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस हुआ, ये आपके पास पैरेलल लाइंस का केस हुआ, जहाँ पर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं द सिस्टम ऑफ लाइंस इज इनकंसिस्टेंट। ओके, तो जो यूनिक सॉल्यूशन का केस था ये वाला, ये कंसिस्टेंट था विद यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन था ये यूनिक था, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन था। यहाँ पे भी आपके पास जो सिस्टम था ये कंसिस्टेंट था, बट यहाँ पे सॉल्यूशन कितने थे, बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, और इस वाले केस में आपके पास जो सिस्टम है ये इनकंसिस्टेंट है, इसका और यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, राइट। तो कंसिस्टेंट में आपके पास दो केसेस हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन का और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, और इनकंसिस्टेंट में आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और आपको पता है कि ये मतलब उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपसे दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जब आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन के केस में ही पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहला मेथड है आपके पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि जो गिवन लाइंस होती हैं आप उनका ग्राफ बनाते हैं। सपोज करो मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के लिए जो रूल्स हैं वो अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे, उसे हम काफ़ी ब्रॉड में एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। सपोज करो ये L1 लाइन है और फिर दूसरी लाइन का आप ग्राफ बनाएंगे L2 लाइन, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे ग्राफ को देखकर, और अकॉर्डिंगली आप बताओगे कि ये इसका सॉल्यूशन है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड है एल्जेब्रिक मेथड, और एल्जेब्रिक मेथड में खुद आपके पास तीन मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक एक करके हम इन चारों मेथड्स को पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब क्वेश्चन आपके पास आता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसमें मेंशन होता है कि वो
कौन सा मेथड्स वो चाहते हैं। तो अगर उन्होंने बोला है कि यू हैव टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो आपको ग्राफिकल मेथड से ही करना है। अगर आपने एल्जेब्रिक में से कोई भी मेथड यूज़ कर लिया तो उस केस में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। Similarly, if it is mentioned that solve the linear equation, system of linear equation by using cross multiplication method, तो आपको वो मेथड ही यूज़ करना है। इसीलिए आपको ये चारों मेथड पता होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हम कोई भी एक मेथड सीख लेते हैं और उससे हम सॉल्यूशन जब भी आएगा तो उससे सॉल्यूशन हम निकाल देंगे, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में जो मेथड मेंशन होता है आपको वही मेथड फॉलो करना होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? इसमें इसे सॉल्व करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है और हर केस में मैंने एक ही एग्जांपल लिया है और उसी एक एग्जांपल से ही हमने अलग अलग मेथड से उसे सॉल्व किया है। तो लेट्स स्टार्ट। सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। द फर्स्ट लाइन इज x plus 3y is equal to 6 and the second line is 2x minus 3y is equal to 12। ओके, तो अब आप यहाँ पे निकालिए कि आपके पास x1 बाई x2 क्या आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, a1 बाई a2 मतलब दैट द कोफिशिएंट ऑफ x, ये है 1/2। और अगर आप यहाँ पे b1 बाई b2 निकालते हैं तो ये है 3 बाय -3 और 3 बाय -3 का मतलब है -1। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। a1 बाई a2 जो रेशो है ये 1/2 के इक्वल है और ये चीज़ जो है ये -1 के इक्वल है। इट मीन्स द रेशो आर नॉट इक्वल, सो द सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब जो सिस्टम है उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, अब यूनिक सॉल्यूशन है तो आप ग्राफिकली इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे इन लाइन को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। पहले हमने लाइन ली x + 3y = 6। एक्सप्रेस x in terms of y and find at least 2 solution for each equation। आपके पास 2 इक्वेशन है, एक आपके पास 1 इक्वेशन है और एक आपके पास 2 इक्वेशन है, तो दोनों को अलग अलग हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास था लाइन x + 3y = 6, तो हमने इसे x के टर्म में x को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है y के टर्म में, और ये है x = 6 - 3y, राइट। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर y को भी यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकती थी इन द टर्म ऑफ x इस तरह से, y = 6 - x और अपॉन 3, तो y को मैंने x के टर्म में डिफाइन कर दिया। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि डिनोमिनेटर में 3 है, 7 है या कोई और जैसे 11 है, 13 है, इस तरह के नंबर्स अब आप अवॉइड करो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में इस तरह के नंबर्स आपके पास आ जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शनल आंसर आएंगे और फ्रैक्शनल आंसर को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आए वो इंटीग्रल सॉल्यूशंस आए, ताकि हम इंटीग्रल सॉल्यूशंस आए और प्लस उसकी जो वैल्यू है वो भी छोटी हो, जिसे हम लोग ग्राफ पर इजीली रिप्रेजेंट कर पाएँ। अब जैसे इंटीग्रल सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो अगर मैं 100 और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 2, तो ये भी इंटीग्रल सॉल्यूशन है। लेकिन अब आप देखिए कि अगर मेरे को 2 भी चाहिए और मुझे 100 भी चाहिए, तो इस पॉइंट को तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज 2 तो बहुत छोटा नंबर है और 100 काफ़ी बड़ा नंबर है, राइट। तो हम इस तरह से अपने सॉल्यूशन को सेट करते हैं जिसे आप ग्राफ में इजीली रिप्रेजेंट कर पाएँ। सो दैट्स वाई आप इस केस में अब x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो और जो y है उसे भी x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं जब y को x के टर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ तो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है और 3 के साथ में आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन ढूंढने में आपको मुश्किल होगी, आपको उसमें काफ़ी टाइम देना पड़ेगा और इट मे बी वो इंटीग्रल सॉल्यूशन का जो रिजल्ट है वो इतना बड़ा छोटा कुछ इस तरह से है कि आपको ग्राफ में उसे रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम हो। सो दैट्स वाई 3, 7, 11, 13 ऑलवेज अवॉइड दैट काइंड ऑफ नंबर्स इन डिनोमिनेटर। ओके, तो हमने यहाँ पर चूज़ किया कि हम x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। वी हैव रिटन x = 6 - 3y। हेयर आपके पास जो y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x को y के टर्म में आपने एक्सप्रेस किया है और अब x की वैल्यू y पर डिपेंड कर रही है।
तो इस स्टेप के बाद में आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आप उसकी कुछ वैल्यू आप लेट करते हो। जैसे मैंने y की वैल्यू 1 लेट की, तो अब आप y की वैल्यू 1 आप यहाँ पे आप जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 3 मतलब कि 3। तो आपको x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गई है 3। ऑलवेज रिमेंबर, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू लेट करते हैं और डिपेंडेंट की वैल्यू हम वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट मैंने लिया y = 0, और यहाँ पे जब आप 0 रखेंगे y की जगह पर तो आपके पास ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वो है 3,1 एंड 6,0। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब भी आप सॉल्यूशन रख रहे हो, लिखते हो या कोई भी कोऑर्डिनेट आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसमें x वेरिएबल पहले आता है, y वेरिएबल बाद में आता है हमेशा ही। अगर आपने y को पहले लिखा और आपने x को बाद में लिखा तो वो चीज़ गलत हो जाएगी और उस चीज़ में आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो अब आप यहाँ देख रहे हो कि हमने जिस तरह से यहाँ पर y की वैल्यू लेट की और अकॉर्डिंगली x की वैल्यू कैलकुलेट की, तो आप ये पॉइंट देखिए 3,1 और 6,0। अब जब आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे तो आप देखोगे कि इन न्यूमेरिकल वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे कि आप ग्राफ पर इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। राइट, सपोज करो अगर मैं यहीं पर y की वैल्यू अगर मैं 100 ले लेती तो उस कंडीशन में x की वैल्यू भी काफ़ी बड़ी हो जाती, और फिर ये जो 2 पॉइंट मैंने निकाले हैं 3,1 और फिर वो जो बड़ा 2 डिजिट में मेरे पास पॉइंट्स आते हैं तो उससे कैलकुलेट करने में मेरे को उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में मुझे प्रॉब्लम होती। तो हम इस तरह से ही अपने सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं कि जिससे आप ग्राफ पर ईजिली रिप्रेजेंट कर पाओ। ओके, तो अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन इज 2x - 3y = 12। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप y को एक्सप्रेस करोगे x के टर्म में तो डिनोमिनेटर में 3 जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि y में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो डिवीजन में जाएगा, तो 3 डिनोमिनेटर बन जाएगा और वो चीज़ हमको अवॉइड करनी है। इसीलिए हमने इस बार भी x की वैल्यू को ही y के टर्म में कैलकुलेट किया है। ओके, तो अब देखिए, अब आपके पास था 2x - 3y = 12। तो पहले आपने यहाँ पे y के टर्म को उधर ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया +3y। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में अगर आपके पास इवन नंबर है तो उस कंडीशन में इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालना इजी होता है। बस आपको ये ऑड नंबर को आपको अवॉइड करना है। ऑड नंबर में भी स्पेशली 3, 7, 11 और 13 को हमें अवॉइड करना है। अगर डिनोमिनेटर में 5 आता है, 5 इज़ एन ऑड नंबर बट डिनोमिनेटर में 5 आता है तो भी उसके साथ आप अपना सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बट 3, 7, 11 इस तरह के पॉइंट्स के साथ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फ्रैक्शनल सॉल्यूशन ही मिलते हैं जो कि हमें अवॉइड करना है। तो अब यहाँ पर आपके पास y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप y की वैल्यू लेट करोगे। फर्स्ट केस में हमने y की वैल्यू लेट की है y = 0। तो जब आप इस जगह पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा और आपके पास बचेगा केवल 12/2। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 6। सेकेंड मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर लेट किया है y = -2। तो जब मैं y = -2 यहाँ पर पुट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 12 - 6/2 मीन्स 6/2, मतलब कि x की वैल्यू 3 आ जाती है। राइट, तो अब हमारे पास सॉल्यूशन है 6, 0 एंड 3, -2। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। याद रखिए, पहले एक लाइन के सॉल्यूशन को आप रिप्रेजेंट कीजिए, मतलब ये वाले जो 2 पॉइंट हैं पहले इन्हें रिप्रेजेंट कीजिए और लाइन बना दीजिए। उसके बाद में दूसरे लाइन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना शुरू कीजिए। नहीं तो फिर आपको लाइन ड्रॉ करते वक्त अगर आप सारे पॉइंट एक साथ रिप्रेजेंट कर दोगे तो लाइन ड्रॉ करने में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो पहले एक लाइन के पॉइंट्स को आप रिप्रेजेंट कीजिए, draw the line and then after represent the points of second line। ओके, तो 3,1 देखिए 3,1 मैंने यहाँ पे इस जगह पे इसे रिप्रेजेंट किया 3,1। उसके बाद 6,0 देखिए y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है तो ये x एक्सिस पे आएगा और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जो आपने लाइन बनाई है उसके ऊपर लाइन की इक्वेशन लिखना आप ना भूलें। तो हम लाइन की इक्वेशन यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे, x + 3y = 6। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद
अब आपने दूसरी लाइन के पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है। एक पॉइंट था आपके पास 6,0, ठीक है, आप देख रहे हैं 6,0 दोनों लाइन में कॉमन हो गया है, और एक पॉइंट था 3,-2। तो 6,0 ये रहा और 3,-2 ये रहा। आपने दोनों पॉइंट्स को लिया और ज्वाइन करके आपने इस तरह से ये लाइन बना दी। ये आपकी लाइन बन गई है। इस लाइन के ऊपर अब आप यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे। द इक्वेशन इज 2x - 3y = 12। अब आप देख रहे हैं कि जो दोनों लाइंस हैं वो 6,0 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, 6,0 पर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यही इनका कॉमन पॉइंट है और यू कैन से दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, तो आपने देखा कि आप किस तरह से ग्राफिकली अपने सिस्टम को सॉल्व करते हैं। पहले आप हर लाइन का इंडिपेंडेंट ग्राफ बनाते हैं और फिर आप देखते हैं कि किस पॉइंट पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वही आपका सॉल्यूशन होता है। सो हेयर 6,0 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो अब हम दूसरे मेथड पर चलते हैं। दूसरा मेथड है एल्जेब्रिक मेथड, और एल्जेब्रिक में भी सबसे पहले हम ले रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब आप देखेंगे कि हमने अपनी लाइन को सेम रखी है। देखिए मैंने लाइन वही ली है जो फर्स्ट एग्जांपल में ली थी। इसका रीज़न ये है, मैं आपको ये शो करना चाहती हूँ कि आप मेथड कोई भी चूज़ कीजिए बट सॉल्यूशन तो आपके पास सेम ही आएगा, राइट। पहले आपके पास जब हमने ग्राफिकली इसे सॉल्व किया था देन द सॉल्यूशन वाज 6,0, और अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या आता है। ओके, तो देखिए जैसा आप देख रहे हैं इसका नाम है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब किसी चीज़ को एलिमिनेट कर देना, उसे हटा देना, उसे गायब कर देना। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि दो वेरिएबल्स में से किसी एक को हम एलिमिनेट कर देते हैं। और उसे एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन है x + 3y = 6 और दूसरी इक्वेशन है x - 3y = 12। तो अब आपको क्या करना है, या तो आपको x के कोफिशिएंट्स को सेम करना है और या फिर आपको y के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। अब इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे कि जो y का कोफिशिएंट है, देखो वो ऑलरेडी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -3 है, तो वो सेम ही है, राइट। तो जब वो सेम, यहाँ पे ऑलरेडी y का कोफिशिएंट सेम है, अपोजिट है डजंट मैटर हियर। तो बस आप ये देखिए कि उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो जब हमने देखा कि ये सेम था तो हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को हमने एक साथ लिखा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और अब आप देखेंगे कि y का कोफिशिएंट इक्वल भी है और अपोजिट भी है। तो y को एलिमिनेट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो जब आप ऐड करेंगे तो +3y और -3y का क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास केवल x के टर्म बचेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x + 2x क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3x। +3y और -3y कैंसिल हो गए हैं और 6 + 12 18। तो 3x = 18। तो जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 3 आप डिवीजन में भेजेंगे तो x = 6 आपका आंसर आ जाता है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, x = 6 आपके पास जो आंसर है उसे आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। आप वो इक्वेशन प्रेफर कीजिए जो आपको ज़्यादा इजी लग रही है। तो मेरे को तो ना फर्स्ट इक्वेशन ज़्यादा इजी लग रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसके कोफिशिएंट जो है वो 1 है x का। तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर इक्वेशन ली है फर्स्ट इक्वेशन, और मैं x की वैल्यू मैं यहाँ पर 6 रख रही हूँ। 6 + 3y = 6। तो आप देखेंगे कि जब 6 उधर ट्रांसफ़र होगा तो 6 - 6 ये तो 0 हो जाएगा, 3y = 0। आपको y निकालना है तो आप 3 को ट्रांसफ़र कीजिए, 0 / 3 आपके पास 0 आंसर आ जाता है। तो द वैल्यू ऑफ y इज़ 0। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बना, x कोऑर्डिनेट हमारे पास 6 था और y कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 था। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इधर मैंने आपको दिखाया था एलिमिनेशन ऑफ y, यहाँ पे हमें y को एलिमिनेट हमने किया था, और दूसरी साइड में मैंने आपको करके दिखाया है एलिमिनेशन ऑफ x। तो हम इसे भी डिस्कस करते हैं। वैसे अगर सेम इक्वेशन हमारे पास हैं तो मैं यहाँ पर y के एलिमिनेशन को ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि y के जो कोफिशिएंट हैं उनकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो ऑलरेडी इक्वल ही है। बट अगर आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है,
मतलब हो सकता है ना कि आपको y की जगह x एलिमिनेट करना पड़े, या फिर हो सकता है कि आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस तरह से हो कि किसी भी कोफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ना हो, तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए हम यहाँ पे x को भी एलिमिनेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमको x को एलिमिनेट करना है। x को एलिमिनेट करने के लिए हमको x के कोफिशिएंट्स जो हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम बनानी पड़ेगी। अब आप देख रहे हैं कि जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ पे x का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो 2 है और यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है फर्स्ट इक्वेशन में, इसे मुझे सेम बनाने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास x का जो कोफिशिएंट है वो भी 2 बन जाएगा। तो अब मैंने वही किया है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, और उसके बाद अब देखो क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो एलिमिनेट करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर उनके कोफिशिएंट इक्वल हैं बट अपोजिट हैं तो आप उसे एलिमिनेट करने के लिए ऐड करेंगे। बट अगर कोफिशिएंट इक्वल हैं और उनका साइन भी सेम है, आइदर दे आर बोथ पॉजिटिव और दे आर बोथ नेगेटिव, तो उस कंडीशन में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये मेरे पास सॉरी आई हैव मेक अ मिस्टेक, आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो आपने x के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई किया है, बट अब आपको y के कोफिशिएंट को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है 6y, और कांस्टेंट टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है 12। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को आप नोट कीजिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब बिकॉज यहाँ पे ये कोफिशिएंट जो है वो इक्वल भी हैं बट अपोजिट भी हैं, तो एलिमिनेट करने के लिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सारे साइन यहाँ पे नीचे जो इक्वेशन लिखी है इसके सारे टर्म्स के साइन अपोजिट हो जाएंगे। ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जब हम साइन चेंज करते हैं तो जो आपके पास जो फाइनली जो साइन होता है उसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब आप देखेंगे प्लस 2x और माइनस 2x जो है वो कैंसिल हो गया है, प्लस 6y और प्लस 3y मिलके बन गया है प्लस 9y, और प्लस 12 एंड माइनस 12 बन गया है 0। तो जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो 0/9, ये y की वैल्यू आपके पास 0 आएगी, राइट। अब आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज कीजिए मैं जो फर्स्ट इक्वेशन में ही y की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ, तो जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो आपने देखा कि यहाँ पे x की वैल्यू 6,0 ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो ग्राफिकल मेथड में भी यही सोल्यूशन आया है और एलिमिनेशन मेथड में भी यही सोल्यूशन आया है, राइट। अब दूसरा मेथड हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है सब्स्टिट्यूट कर देना किसी चीज़ को। तो इस मेथड में करना क्या है आपको, ये इक्वेशन नंबर 1 है, अगेन वी आर टेकिंग द सेम क्वेश्चन, सेम इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन आपको सिंपल लग रही है, एदर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो आपको क्या करना है, वहाँ से आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे आप ग्राफिकल मेथड में करते थे, तो मैंने यहाँ पर x को y के टर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया और मैंने इसे 3 नंबर दे दिया जो कि इसी से ही ड्राइव है, राइट। देखो ये क्या लिखा है, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। तो हमने इस इक्वेशन को इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया है, हमने x की वैल्यू निकाल ली है y के टर्म में। उसके बाद अब ये जो एक्सप्रेशन आया है, मैं इस एक्सप्रेशन को मतलब x की जो वैल्यू आई है 6 माइनस 3y, इसे मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूँगी। ओके, इसे हम सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पर 6 माइनस 3y पुट कर देंगे। तो आप देखेंगे आपके पास अब ये आ जाता है 2 और x की जगह पे आपने पुट किया 6 माइनस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई कीजिए इस ब्रैकेट के साथ में, तो ये हो गया है 12 माइनस 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब मैं इसे आपको अलग से सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखो ये थी हमारे पास इक्वेशन, पहले आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब आप देखेंगे कि ये दोनों मिलके बन गए हैं माइनस 9y और ये बन गया है 12 माइनस 12, 12 को आपने उधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो माइनस 9y 12 माइनस 12 इज 0, तो द वैल्यू ऑफ y इज 0 डिवाइडेड बाय माइनस 9 दैट इज 0।
ओके, तो y की वैल्यू आपके पास 0 आ गई है। अब इस वैल्यू को, y की इस वैल्यू को आप यहाँ पे इधर पुट कीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये ज़्यादा इजी मेथड रहेगा। आप वैसे इसे फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, बट आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं y की वैल्यू 0, बट बेटर ये है कि आप 3 में पुट कीजिए, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म ही है। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, तो देखो मेरे पास डायरेक्ट x की वैल्यू क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। तो x इज इक्वल टू 6, तो 6,0 इज आवर आंसर। तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड था। इसमें आप क्या करते हो, आइदर या तो आप x की वैल्यू निकालते हो y के टर्म में, या तो आप x की वैल्यू y के टर्म में निकालोगे, या y की वैल्यू x के टर्म में निकालोगे यूजिंग वन इक्वेशन। आपने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया था, और फिर यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसे आप दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे। ओके, तो और फिर उसे सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि अब यहाँ पे वो इक्वेशन में, इस इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल बचता है, तो एक वेरिएबल के साथ आप उसे सॉल्व करते हो, एक वेरिएबल फाइंड आउट करते हो, और फिर उसके बाद आप दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट कर लेते हो। एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व आवर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। द लास्ट मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा ये आपको इसमें थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा यहाँ पर, बट कभी कभी ऐसा होता है, कुछ इक्वेशंस इस तरह से होती हैं कि वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इजीली सॉल्व हो जाती हैं, या फिर अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही यूज़ करना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए सारे मेथड्स सीखना ज़रूरी है। इस इक्वेशन में आप सबसे पहले इस तरह से अपना एक अरेंजमेंट बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या किया है, पहले आपने लिखा है x, ये ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, x फिर y और फिर 1, इस तरह से आपने अपने टर्म्स को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे आपने लिखा है b1 बाय b2, फिर c1 बाय c2, ये ऑर्डर भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा, b1 बाय b2, देन आफ्टर c1 बाय c2, एंड देन आफ्टर a1 बाय a2, एंड देन आफ्टर अगेन b1 बाय b2। ओके, तो देखो फर्स्ट और लास्ट दोनों जगह पर b1 बाय b2 ही है। ओके, तो अब आप एरो देख रहे हो, देखो ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो पहले आपके पास ये चीज़ आती है, पहले आप ये प्रोडक्ट करोगे। ये जो एरो है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है दैट यू हैव टू प्रोडक्ट b1 विद c2, आपको b1 और c2 को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद माइनस, एंड देन आफ्टर सेकेंड ये वाला नंबर, ये वाला टर्म आता है b2 इंटू c1। ओके, और उसके बाद इसका प्रोडक्ट इससे माइनस इसका प्रोडक्ट इससे, ये x के नीचे आ जाता है इस तरह से। देखो आप देख रहे हो ना, ये x अपॉन इसके नीचे आएगा। देन आफ्टर y की बारी है, तो देखो y में ये वाले टर्म है, पहले आएगा c1 इंटू a2, फिर माइनस, देन आफ्टर c2 इंटू a1, और इससे आप y के नीचे लिखेंगे, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इस 1 को इस तरह से 1 के नीचे का डिनोमिनेटर आप क्रिएट करेंगे। अब जब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप x को इस कांस्टेंट पार्ट से कंबाइन करेंगे, और जब आपको y की वैल्यू निकालनी है, जब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो आप y को इस टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। और इस तो आप इससे इधर से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम सेम इक्वेशन के साथ में इस क्वेश्चन को करते हैं तो क्या करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से इसे समझिए। मैं यहाँ पर मैंने लिखा x, इधर लिखा y और इधर लिखा 1, यहाँ पर आएगा b1 बाय b2। तो देखिए b1 बाय b2 क्या है आपके पास। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप अपने आपकी जो इक्वेशन है उसे आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर लीजिए। अच्छा, इस चीज़ में इधर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप यहाँ पर LHS में ही शिफ्ट कर दीजिए इस मेथड को अप्लाई करने से पहले, ठीक है। अब आप देखेंगे ये क्या था, ये वाला तो a होता है, ये वाला b होता है और ये c होता है, मीन्स दिस इज a1 बाय a2। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा इजी रहेगा इसे समझने के लिए। तो b1 बाय b2 देखो ऊपर नीचे से आप इसे कंपेयर कर सकते हो। तो ये है 3 और यहाँ पर -3, फिर है c1 बाय c2, तो इधर आएगा -6 एंड -12। देन आफ्टर a1 बाय a2, तो a1 बाय a2 बनेगा 1 और यहाँ पे 2, एंड फिर अगेन आपके पास आएगा b1 बाय b2, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको अरेंजमेंट करना है अपने कॉन्स्टेंट्स का, अपने कोफिशिएंट्स का। अब आप अपने टर्म्स जनरेट कीजिए। x के नीचे देखिए क्या आएगा,
3 इंटू -12 -36, फिर माइनस आप लगाएंगे एंड -3 इंटू -6 ये हो रहा है आपके पास +18 इज इक्वल टू देन आफ्टर y। अब C1 इंटू A2 आप करेंगे तो -6 इंटू 2 ये हो गया -12, फिर आपने माइनस साइन लगाया, फिर -12 इंटू 1 तो ये आपके पास -12 आ रहा है यहाँ पर -12, और उसके बाद 1 तो 1 इंटू -3 ये -3 है और 2 इंटू 3 ये आपके पास 6 है। तो पहले हम इसी को थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। -36 और -18 मिलके क्या बनेगा, ये आपके पास बन रहा है -54। y के नीचे आप देख रहे हैं ये -12 है और ये +12 है तो ये तो 0 बन जाएगा, और 1 के नीचे आप देख रहे हैं कि ये है -3 एंड -6 मिलके -9 बन गया है। तो x की वैल्यू आ रही है -54 डिवाइडेड बाय -9। अब आपको पता है जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6 आएगा, और जब आप y को सॉल्व करेंगे तो y जब आप x को सॉल्व करने के लिए आपको x का कांस्टेंट पार्ट को आपको कंपेयर करना था, और जब आप y सॉल्व कर रहे हैं तो आप y को और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। तो y की वैल्यू आ रही है 0 डिवाइडेड बाय -9 दैट इज 0। ठीक है, तो अगेन आपने क्या देखा 6,0 हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमने अभी यहाँ पे थर्ड मेथड लगाया, थर्ड नहीं फोर्थ मेथड हमने लगाया है, और हर केस में हमने देखा कि हमारा सॉल्यूशन सेम आ रहा है। तो मेथड कोई भी यूज़ कीजिए सॉल्यूशन आपका सेम आएगा। ओके, सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आने वाले वीडियोस में हम लोग NCERTs की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप उनका सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं, उन्हें सॉल्व करने के मेथड्स आप देखना चाहते हैं, तो हमारे आने वाले वीडियोस को आप फॉलो कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग, एंड थैंक यू वेरी मच। गुड लक। हाय, वेलकम टू आवर चैनल द मैथ्स प्रोडिजी। इस चैनल में हम 9th to 12th क्लास मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।